तो दोस्तों आज हो गया 12 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान आंदोलन की वजह से सरकार को टोल कलेक्शन में काफी नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से हर दिन करीब 1.8 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कृषि कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों की वजह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई जगह दिसंबर से टोल कलेक्शन नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा में बीजेपी सांसद ने सरकार से पूछा था कि क्या किसानों के आंदोलन की वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बड़ी रकम का नुकसान हुआ है क्या। लिखित जवाब में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि किसानों के आंदोलन की वजह से कई टोल प्लाजा का संचालन नहीं हो पा रहा है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सड़क का प्रयोग करने वालों से शुल्क नहीं ले पा रहा है। पब्लिक फंडेड टोल प्लाजा के मामले में हर दिन करीब 1.8 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आज की दूसरी बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को 3 नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि ये हम दो हमारे दो की सरकार है। उन्होंने लोकसभा में आम बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है लेकिन कृषि कानूनों के कंटेंट और इंटेंट के बारे में नहीं बोल रहा है। तो मैंने सोचा कि आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें और कृषि कानूनों के कंटेंट को लेकर बात करें। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि पहले कानून का कंटेंट यह है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। अगर देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाकर खरीदेगा। पहले कानून का कंटेंट का लक्ष्य मंडियों को खत्म करने का है। दूसरे कानून का इंटेंट है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी स्टॉक करना चाहते हैं कर सकेंगे। इसका मतलब जमाखोरी को देश में चालू करने का है। वहीं तीसरे कानून का कंटेंट यह है कि जब किसान देश के सबसे बड़े उद्योगपति के पास जाकर अपने अनाज का सही दाम मांगेंगे तो उसे कोर्ट में नहीं जाने दिया जाएगा। आज की तीसरी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस चुनाव से पहले एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बीच कोलकाता में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 के दौरान राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की सीटें 221 से कम नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि वो अपनी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। उन्होंने कहा है कि हम 2 बार जितने सीटें मिली हैं इस बार उससे ज्यादा तो जरूर आएंगे। हम इसे 102% विश्वास के साथ कह सकते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कभी जाति की राजनीति नहीं हुई लेकिन अब भाजपा ने इसकी शुरुआत कर दी है। भाजपा के लोग हर धर्म को एक साथ लेकर नहीं चलते बल्कि बांटने का काम करते हैं, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा है। आज की चौथी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। कल गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने कूच बिहार में रैली की। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया है कि यहाँ जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा, ऐसा अमित शाह ने कहा है। आपको बता दें कि अमित शाह ने इसके बाद रैली में आई भीड़ से जय श्री राम के नारे लगवाए। साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सत्ता में आने से रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा मुख्यमंत्री, विधायक या मंत्री को बदलने के लिए नहीं है, यहाँ घुसपैठ को रोकने के लिए है। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का लक्ष्य बुआ भतीजा के भ्रष्टाचार को समाप्त करने का है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इसी वर्ष अप्रैल मई के महीने में विधानसभा चुनाव संभावित है। इससे पहले प्रमुख राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए लगातार रैलियां कर रही है। आज की पांचवी बड़ी खबर। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट से भारत और चीन की सेनाओं के हटने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। चीन और भारत दोनों ही तरफ से इस बारे में आधिकारिक तौर पर बताया गया और ये कहा गया है कि ऐसे नौवीं दौर की सैन्य स्तर की बातचीत में बनी सहमति के अनुरूप किया जा रहा है। उधर भारत चीन सैनिकों की वापसी को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने शुक्रवार को सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सरकार कैलाश रेंज पर भारतीय सैनिकों की रणनीतिक पोजीशन के बारे में बताती रही है लेकिन अब ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि आखिर हम वहां से क्यों हट रहे हैं। इस बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। पैंगोंग के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन देमचौक देपसांग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उधर आपको बता दें कि सैनिकों की वापसी को लेकर कांग्रेस ने सवाल करते हुए कहा है कि मोदी सरकार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये नहीं बता रहे हैं कि अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति कब बहाल हो जाएगी। आज की छठी बड़ी खबर। औरंगाबाद से एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब टीवी के ऊपर आते हैं और ये ऐलान करते हैं कि 4 घंटे के अंदर
अब 500 रुपये और 1000 रुपये की नोट खत्म हो जाएगी। ये इसलिए फैसला नहीं लिया जाता है कि वो अपनी अहमियत जताना चाहते थे या मजाक के तौर के ऊपर ये फैसला लिया गया। उन्होंने उसका रीज़न दिया कि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमें 3 बातों का हल चाहिए। एक तो ये है कि इसके ज़रिए हम ब्लैक मनी हासिल करेंगे। दूसरा ये है कि आज जो मार्केट के अंदर जो काउंटरफीट नोट्स है, जो नकली नोट्स बाज़ारों में है, उसके ऊपर हम कंट्रोल करेंगे। और तीसरा ये है कि हम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देंगे। मैं आज ये सवाल करना चाह रहा हूं कि 2016 से आज 2020 है, उस वक्त जो बातें की गई थी और 2020 की हकीकत क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ब्लैक मनी के बारे में उस वक्त बताया गया था कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी का निकाला जाएगा। तो निकला कितना? 1.3 लाख करोड़ रुपीस निकला। जो काउंटरफीट नोट्स 2016 के अंदर जब ये डिमोनेटाइजेशन किया गया तो उस वक्त 6.32 लाख पीसेस नोट्स जो थे, जो काउंटरफीट नोट्स थे, वो मिले थे। 2020 के मैं आपको आंकड़े बताता हूं कि नकली नोटों का चलन आज भी कितना है, तो 18.87 लाख पीसेस आज भी नकली नोटों के आरबीआई और अलग अलग बैंक्स के अंदर। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि ना तो ब्लैक मनी हासिल हुई और ना जो नकली नोट थे उसके ऊपर आप काबू पाए। डिजिटल पेमेंट यकीनन थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसके लिए क्या इतना बड़ा फैसला लेना कि हम डिमोनेटाइजेशन करेंगे, ये गलत है। मैं समझता हूं कि उस वक्त जब ये फैसला लिया गया था तो इस सदन के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग थे बड़े जोरदार तरीके से तालियां बजाए थे। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि अपने सरकार और अपने वजीर आजम से पूछे कि आपने 2016 के अंदर हमको लाइनों के अंदर खड़े किया था और ये बताया था कि इससे ये हासिल होगा, लेकिन ये हासिल नहीं हुआ। ये बजट के भाषण का हिस्सा नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उस वक्त आपने गलत लोगों को गुमराह किया था। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे एक बात करना चाहता हूं। मैं ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं करना चाहता हूं क्योंकि माइनॉरिटीज का इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन द सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज जिनके बीच में मैं यहां पर बैठा हूं, माइनॉरिटी के बजट के अंदर 1024 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। क्या वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ इम्तियाज जलील उठाएगा? वो लोग जो मुसलमानों के नाम के ऊपर वोट मांगने का काम करते हैं, कितने लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, हम ये सवाल करना चाहते हैं। 1024 करोड़ रुपए की कटौती माइनॉरिटी बजट के अंदर कर दी गई है। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, फ्री कोचिंग, इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशन लोन्स, ऐसे कुल मिलाकर 110 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। इसी सदन के अंदर मेरे पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि मुसलमानों को हज की सब्सिडी नहीं चाहिए, ये हमारा मजहबी फरीजा है, हम अपने जेब से ये खर्चा करेंगे। लेकिन उस पैसे से आप मुसलमानों को पढ़ने के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स खोलिए। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, हज की सब्सिडी आपने बंद कर दिए है, कितने स्कूल्स, कितने कॉलेजेस और कितने हॉस्टल्स खोले गए हैं? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम ये कहते हैं, वित्त मंत्री जी, कि हम ये कहते हैं, बड़ा गर्व कहते हैं कि हमारा देश कितना आगे जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के मामले में हम किसके साथ मुकाबला कर रहे हैं? हमारे से आगे कौन कौन देश है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जिसमें नेपाल है, भूटान है, जिसमें मलेशिया है और जिसमें पाकिस्तान है। ये सभी देशों के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। और हम ये कहेंगे कि नहीं पेट्रोल और डीजल, हम बजट के अंदर इसका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे 1-1, 2-2 रुपये बढ़ाते रहिएगा। आपका समय समाप्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि आपने ये ऐलान किया है कि 100 सैनिक स्कूल्स बनाएंगे। हम ये आपसे अनुरोध करेंगे कि औरंगाबाद में भी एक सैनिक स्कूल बनाया जाए करके। दूसरी बात यह है कि आप बैंक्स बेच रहे, आप एयर इंडिया बेच रहे, आप हर चीज बेच रहे, लेकिन आप बैंक्स अगर बेच रहे हैं तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। ये आरटीआई के अंदर आरबीआई के जरिए ये सवाल का जवाब मिला है कि पिछले कुछ सालों के अंदर 50 विलफुल डिफॉल्टर्स, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ है, जिसके बारे में अध्यक्ष महोदय सिर्फ 1 मिनट, तो उसके लिए 68,600 करोड़ का राइट ऑफ किया गया है। एक पुणे में आरटीआई एक्टिविस्ट है विवेक वेलनकर, इसने 12 पीएसबी बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक, इसका सर्वे किया, पूरे आरटीआई से डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं और उसके अंदर ये पता चला है आपकी दौरे हुकूमत के अंदर पिछले 8 सालों के अंदर, सर 1 मिनट, पिछले 8 सालों के अंदर
6.32 लाख करोड़ रुपए लोन राइट ऑफ किया गया है। अब आप जवाब देते वक्त ये Thank you. कहेंगे कि राइट Thank ऑफ you का very मतलब much. ये नहीं है श्री ये अनिता पैसा नहीं लिए, प्रेमचंद्रन जी। लेकिन सिर्फ